नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो हमने उठाया है अब्दुल्ला शेख के कमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा था कि अदानी पावर के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो आइए आज अदानी पावर शेयर के बारे में बात करते हैं। आप भी अगर किसी शेयर के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो अदानी पावर शेयर जो है, आखिर अगर आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और आप अभी सोच रहे हैं कि अदानी पावर शेयर में एवरेज की जाए, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अदानी पावर शेयर को अभी एक नई पोजीशन मुझे बनानी है, तो क्या मैं बनाऊं या ना बनाऊं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अदानी पावर का शेयर कभी यार 250-300 पे लिया था, क्या आज प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर आने वाले समय में ये मल्टी बैगर हो सकता है। तो आप सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। बने रहिए, आज बात करेंगे अदानी पावर शेयर को लेकर। तो अदानी पावर शेयर देखो, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी शेयर हो, अदानी का शेयर हो, रिलायंस शेयर हो, टाटा शेयर हो, कोई भी हो, सबसे पहले जो हमारा कदम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो ये होना चाहिए उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाया करो। आपका फंडामेंटल गलत हो जाएगा ना, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपने अच्छे से देखा होगा ना, नुकसान के जो आपके चांसेस है ना बड़े कम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही तो सारा सार होता है, वही तो पता चलता है कि कौन इसमें इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। हम अकेले ही तो नहीं खरीद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी के ऊपर जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पाओगे कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर होता है मालिक। मालिक ने ही सारा पैसा अभी तक देखा जाए तो दबा के रखा हुआ है। सारा का सारा जो होल्डिंग है, सारा का सारा जो पैसा है, बड़े प्लेयर में प्रमोटर यानी कि उसके मालिक का ही लगा है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात नहीं होती है एक प्रमोटर का ही सारा पैसा लग जाना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, चाहे नीचे गिरा सकता है, चाहे ऊपर कर सकता है। तो इसीलिए थोड़ा एफआईज डीआईज का होल्ड भी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि बाकी जो माल बचा है, एफआईज क्या खरीद कर बैठे हैं। तो अगर हम एफआईज के ऊपर ध्यान रखें तो 12% के करीब माल एफआईज का है। तो शुक्र है कि भैया 25% में से जो बाकी बचा हुआ माल था, यानी कि 75% तो प्रमोटर लेके बैठा हुआ है, लेकिन जो बाकी थोड़ा बचा 12% अभी भी हिस्सेदारी बड़े प्लेयर की है। डीआईज की बात करें, वो भी थोड़ा थोड़ा माल खरीद रहे हैं, 1.65% आ चुके हैं। बाकी रही बात पब्लिक की, तो नियर अराउंड 5% वो है। तो यानी कि इसमें जो पैसा है वो सारा का सारा बड़े प्लेयर का ही लगा हुआ है। एक तो मालिक का, दूसरा एफआईज और तीसरा डीआईज का, ठीक है। और पब्लिक ने भी 5% भैया संभाला हुआ है। तो होल्डिंग पैटर्न तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि आपको पता है एक लिमिट होती है प्रमोटर को भी होल्ड रखने की। तो अगर यहाँ पे प्रमोटर हिस्सेदारी बेचता है और उसमें जो पार्टिसिपेशन है एफआईज और डीआईज का देखने को मिले, डीआईज का देखने को मिल सकता है क्योंकि इनकी होल्डिंग कम है। तो अगर ये लोग वो माल खरीद लेते हैं, एफआईज खरीद लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा आने वाले में समय के लिए, ठीक है। आने वाले समय में यानी कि ये बहुत अच्छा होल्डिंग पैटर्न बन जाएगा उस केस में। अभी भी अच्छा है और अच्छा बन जाएगा क्योंकि और भी बड़े निवेशक आएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल। देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, 56,202 करोड़ का 2025 में रेवेन्यू है। अब उसी के ऊपर अगर हम प्रॉफिट देखें तो कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, बट जिस तरह से रेवेन्यू की ग्रोथ हो रही थी वैसे प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं दिखाई जा रही। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं होता कि इनके खर्चे ज़्यादा हो गए, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए या बड़ी सारी चीज़ें। हो सकता है इन्होंने अपने डेप्ट को क्लियर किया हो, जो पेमेंटें देने वाली थी वो दी थी, जैसा कि आपको पता है पीछे न्यूज़ वगैरह भी काफ़ी थी इन स्टॉक्स के ऊपर, है ना। तो हम उसको थोड़ा सा समझेंगे अभी। अब आ जाते हैं डेप्ट टू इक्विटी, कर्जा। तो यहाँ पर देखो कभी 99 के करीब बताती थी रिस्क रिवार्ड रेशो, डेप्ट टू इक्विटी कभी 8 थी, 2 थी, 0.96, 0.68। तो यानी कि ये कंपनी अपने कर्जे को लगातार खत्म करती आ रही है। ये बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है, ये बात ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है जब कंपनी अपने कर्जे को खत्म कर रही है, कर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा बात होती है कैश फ्लो की। तो भैया यहाँ पर कैश फ्लो अगर आप नोटिस करोगे कितना है, 7,000 था, 10,000 था, 84, 14, 21। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कंपनी पैसा बना रही है, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है, और जो प्रॉफिट कमा रही है उसके इवज में उसको पैसा आ रहा है, इसीलिए तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चल रही है, ये बात ध्यान रखिए। कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं देखने को मिल रही है। जो प्रॉफिट बनाया जा रहा है उसे हाथों हाथ लिया भी जा रहा है, तो बहुत अच्छा अभी तक हमें देखने को मिला। अब थोड़ा सा इसकी
कैश पॉलिसी को देख लेते हैं, कैश रिच है या नहीं, इनके पास कितना पैसा है या फिर नहीं है पैसा, उन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो हमें पता चलेगा बैलेंस शीट से। जैसे हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखा, तो चलो भैया वो तो बता दिया इन्होंने, कर्जा है लेकिन बड़ा कम है, लेकिन कितना कर्जा है तो वो कहाँ से पता चलता है, वो हमें पता चलता है बैलेंस शीट से। तो आइए बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, जस्ट वेट कीजिए, थोड़ा सा समय ले रहा है। चलिए हम इसे ना सीधा ही मनी कंट्रोल की वेबसाइट से निकाल देते हैं, ठीक है। जस्ट वेट करना, वहाँ पे ना समय ले रहा है बैलेंस शीट को ओपन होने में, तो मैं यहाँ से ओपन करके दे देता हूँ आपको। ये रही बैलेंस शीट, इट्स टेकिंग टाइम। चलिए ये वाली खुल गई अब तो, चलो ये बंद कर देते हैं हम, ये हो गई, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, कंसोलिडेशन बेसिस पे ही देखना है, तो कंसोलिडेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन बेसिस पे बैलेंस शीट इसकी ओपन हो गई। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 3856 करोड़ की है। रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा कंपनी जनरेट कर रही है और इसको मेंटेन करती हुई आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कर्जा लेके रखा है 27,646 करोड़ का है, और इसके अलावा 10,687 करोड़ शॉर्ट टर्म में भी लेके रखे हैं। ट्रेड पेएबल 2977 करोड़ के हैं, इन्होंने जो आगे देनदारी देनी है, बिजनेस वेंडर्स को पैसा देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, जो ट्रेड इनको पैसा आना है वेंडरों से, जो इन्होंने आगे बिजनेस दिया है उनको 13,022 करोड़ ये आना है। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट इनके पास 6,119 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म लोन बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कैश रिच कंपनी है अदानी पावर, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को इस कंपनी में मिल रहा है। तो अभी तक हमें क्या पता चला, कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसे कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ओवरऑल सारी चीज़ें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिली। तो क्या बैलेंस शीट में कुछ और अच्छा होना चाहिए जिससे मतलब हम बोलें कि और फंडामेंटली चीज़ें जो है वो अच्छी हो रही हैं? तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी अपने कर्जे को और कम करती जाए तो बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे हमने बात की कि FIDs का थोड़ा और हाथ आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंपनी काम करेगी तो और हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में भी हम चले जाते हैं कि इनकम मेन पैसा कहाँ से आता है, इनको सेल्स से ही जो पैसा है वो सारा आता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली और बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इसी के साथ जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो नेट प्रॉफिट है, जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है वैसे वैसे ही अगर ये भी ग्रो हो तो और अच्छी बात होती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती जाएंगी जब होंगी अच्छी। तो अब हम आ जाते हैं इसके थोड़े से टेक्निकल के ऊपर, ठीक है। तो मैं टेक्निकल बेसिस आपको चीज़ें जो है वो बता देता हूँ, इसे ध्यान रखना। देखो अभी जिस लेवल पे ये खड़ा है ये करो या फिर मरो वाली स्थिति है। ना यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा आप बाइंग करो, ना मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा सेलिंग करो। यहाँ कोई भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बेस से होकर ऊपर की तरफ जा रही है। जिन्होंने एंट्री ले ली हुई है वो अगर मैक्सिमम 503 रुपये का स्टॉप लॉस डाल लें तो बहुत अच्छा है, या फिर ये जो कैंडल बनी हुई है इसी का लो डाल लो। अब इसका लो कितना है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये देखो ये है, ये 456 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। इससे बड़ा स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे आप फंडामेंटली भी स्टॉक को लेकर बैठे हैं ना, 456 से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक स्टॉक जब भी अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, ध्यान रखो वो या तो कंसोलिडेशन में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और जैसा कि आप लोग इसको देख पा रहे हो, ये अगर आप वीकली बेसिस देखो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बट अभी हुआ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप इसको मंथली, सबसे बड़ा चार्ट होता है हमारा मंथली बेसिस, देखो इसको मंथली बेसिस देखोगे ना तो ये अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट बोलना चाहूँगा, यहाँ से बड़ा फॉल भी आ सकता है, यहाँ से बड़ा अप मूव, एक जर्नी शुरू हो सकती है। अपवर्ड की जर्नी 588 के ऊपर निकल जाएगा,
सस्टेन करेगा अच्छे से, कोई वीकली वन डे के ऊपर फिर एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बनाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना सस्टेन करना है, फिर आप वन डे या फिर आप वीकली का चार्ट लगाओ और देखो कोई ब्रेकआउट सा बन रहा है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, यह है ना ब्रेकआउट बना के अब जा रहा है, बट ये ब्रेकआउट अभी तक चला नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये चलेगा जब 588 के ऊपर जो है वो सस्टेन करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 588 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। नीचे की तरफ मैं बोल दूं 310 और 239, ये एक बहुत अच्छा एवरेज का पॉइंट रहेगा, जहां बड़े प्लेयर, बड़े निवेशक जो हैं आएंगे और माल आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। तो ये लेवल हमेशा मार्क करके रखना। जिसने बड़े से बड़ा स्टॉप लॉस लेना है वो 239 का लेके रखे, इससे बड़ा ना ले, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाफ हो जाएगा प्राइस आपका, ठीक है। 239 भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूं 310। जिसने बाइंग करनी है वो 310 से 239 तक बाइंग करे और यहीं 239 का स्टॉप लॉस रखे। अभी अगर कोई 588 के ऊपर लेता भी है तो वो मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस लेके, मैं तो कहूंगा या तो 503 ले लो, अगर बिल्कुल छोटा लेना है तो 588 का स्टॉप लॉस लेना, इससे बड़ा नहीं लेना, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, इस पैटर्न में चल रही है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये देखो यहां पर पैटर्न देख लो, आपका इसी चैनल पैटर्न में चलता है और इसी चैनल पैटर्न से रिवर्स हो रहा है। तो इसीलिए इसमें मैक्सिमम 456 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे चला तो फिर कंसोलिडेशन या फिर डाउन टर्न शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ से जर्नी तो शुरू हो रही है, लेकिन ये अच्छी जर्नी तब शुरू होगी जब ये 588 और प्लस वीकली बेसिस पे, जैसे ये बुलिंगर बैंड यहाँ पे ऊपर वाली लाइन के साथ चलना शुरू हुआ था ना, यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, तब आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब आपको टेक्निकल अगर नहीं समझ आता, नहीं पता, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक टू हीरो वाली जो हमारी है, बेसिक टू जीरो टू हीरो वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। 14 वीडियो से आपको पूरा टेक्निकल समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना कहना चाहूँगा, 588 के ऊपर अगर ये बीबी ब्लास्ट कर दे वीकली वन डे के ऊपर, तो आपको अपवर्ड की रैली देखने को मिलेगी। उस केस में 456 का स्टॉप लॉस रखो और आने वाले समय में जैसा कि ये यहाँ से चलना शुरू होगा, तो अगर लॉन्ग पोजीशन इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे तो कम से कम मैं बोलूँगा आप लोग यहाँ तक 1800 तक का आपको टारगेट मिलेगा, क्योंकि अब यही बनेगा, इसी रेंज में चलना है। तो इसमें देखते हैं अब निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है, इस सेक्टर के स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं। देखो चलना तो इसने अब ऐसे ही है, ये देख लो यहाँ से चला, ये है ना, यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये अब जो चलेगा ये चलना इस तरह से ही है। तो ध्यान रखो, अब इसका नेक्स्ट लेवल यहाँ तक होने वाला है। तो मैं आपको कम से कम बोलना चाहूँगा कि आप 2500, 2600, 1800 के टारगेट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 456 से बड़ा मत लेना। और 588 के ऊपर एक बार जो भी डिसीजन लेना, जो भी ब्रेकआउट, आप जो भी पैटर्न फॉलो करते हो, वो 588 के ऊपर उसे ढूंढो। अगर वो पैटर्न आपको मिलता है, देखो हर किसी की ना अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है ट्रेड लेने की, तो इसमें सबसे पहले आप एक चीज मार्क कर लो कि मैं 588 की पोजीशन बनाऊंगा ऊपर, लेकिन जो आप लेवल फाइंड करते हो, जो आप ट्रैक फाइंड करते हो, वो इसके ऊपर देखना। आप हो सकता है ब्रेकआउट्स ढूंढते हो, आप हो सकता है कोई कैंडल ढूंढते हो, आप हो सकता है कोई पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न देखते हो, है ना, कोई कुछ आप देखते हो, जो भी चीजें भी आप देखते हो 588 के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी नीचे की तरफ अभी ट्रेड मत लीजिए, रिस्की है, क्योंकि कहीं ना कहीं 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है यहाँ जाए, ऐसा फॉल करे। मैं आपको एक और चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बोलना चाहूँगा, 456 के नीचे स्टॉप लॉस मत लेना। और अगर आप 588 के ऊपर एक पैटर्न बना के चल रहे हो ना, तो कोशिश ये करना कि 588 के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस भी बन जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो अपने आप को संभाल पाओगे। आई बिलीव दैट 588 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देके वीकली ब्लास्ट करके बुलिंगर बैंड को अगर ये निकलता है, तो 588 के नीचे आने की इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ये नहीं आ पाएगा, इसको प्लेयर ऊपर ही ले जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ से दोबारा रिवर्स होता है तो पॉसिबिलिटी है फिर आपका 456 भी ब्रेक होने के चांसेस है। तो वीकली 1-2 महीना वेट कर लीजिए, 588 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर चल पड़ेगा ये ऊपर की तरफ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से बोल रहा हूँ, मंथली बेसिस पे 20 पीरियड के ऊपर आने दो, वीकली पे बीबी ब्लास्ट होने दो, 588 के ऊपर सस्टेन होने दो।
ये 3 चीज़ों को दिमाग में रख लो, लॉस नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जरूर बेसिक टू हीरो वाली वीडियोस देख लीजिए, कुछ